अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आजकल जो भी कहानी भेज रहा है वो इतनी दुआएं साथ में भेज रहा है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। ये एक मिलने का बहाना है। इस वक्त जब मैं कैमरे के सामने आपके साथ कहानी सुनाने के लिए आपके सामने आता हूँ तो वो बातें जो मैंने पढ़ी होती हैं, वो दुआएं जो मैंने सुनी होती हैं, वो वॉइस मैसेज जो मैंने सुने होते हैं, तो मुझे उनका जवाब देने का भी मौका मिल जाता है। तो ये एक आधी मुलाकात होती है हमारी इस तरह आमने सामने। हर वो शख्स जो इस वक्त कहानी सुनने के लिए बैठा है, तो उन सब के लिए लव यू सो मच। कोशिश करता हूँ कहानी आप भेजते हैं, उस कहानी को आप आगे पीछे करके भेजते हैं। वाक़यात इस अंदाज़ में होते हैं कि मैं उनको खुद से एक सीक्वेंस भी बनाता हूँ ताकि आपको कहानी आपकी होती है और अल्फाज उनको तरतीब इस तरह देने की कोशिश करता हूँ। कितना कामयाब होता हूँ आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन खुशी होती है। जिस तरह आज जावेद सैफ़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने भी लिखा, और कल मैंने जो सुनाई थी आपको बाबरा शाहिद की, उन्होंने भी लिखा। जिस अंदाज़ में आप कहानी सुनाते हैं, सब लिखते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम भी उस कहानी का एक किरदार हैं, हम भी उस कहानी के अंदर मौजूद हैं। तो मैं कहानी शुरू भी मैंने इसलिए की थी कि इस अंदाज़ में आपको कहानी सुनाऊं। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता था बचपन में कहानी सुनना, पढ़ना। कि राइटर आज भी कुछ याद है मुझे, जिनकी कहानी पढ़ के मुझे ऐसा लगा था कि मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ। उनका स्टार्ट ट्रेन से हुआ था। वो ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, तो मुझे जब किसी ने बुलाया था तो और मैंने पढ़ते पढ़ते एकदम चौंक के देखा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ था मैं ट्रेन के अंदर नहीं हूँ, मैं एक रूम के अंदर हूँ और बुक पढ़ रहा हूँ। और किसी के मुतवज्जो करने पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं उस ट्रेन से बाहर निकल आया हूँ। तो मैं कोशिश फिर इस तरह करता हूँ कि स्टोरी वरना कब की बंद हो चुकी होती है कि मैं इसको बंद कर देता। लेकिन आप लोगों की पसंद को देखते हुए, इतना आप लोग पसंद करते हैं। जिस तरह जावेद सैफ़ी ने कहा, मैं कुवैत में हूँ और नाइट ड्यूटी होती है, तो मैं आपकी कहानियाँ ही सुनता रहता हूँ। अमेरिका, मुख्तलिफ मुल्कों में, मैं एक मुल्क नाम लेके गलत करता हूँ, लोग जितने भी मौजूद हैं, स्पेशली जो रात को लंबी लंबी ड्राइविंग करते हैं, वो तमाम लोग जो ड्यूटीज़ पे होते हैं नाइट में, तो वो कहते हैं स्टोरी को सुन के मज़ा आ जाता है, तो इन्जॉय करते हैं। तो ये सोच के यार बहुत सारे लोग टाइम निकाल के कहानी सुनते हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ आप लोग जितने भी मुझे कहानियाँ भेजते हैं, सबकी कहानियाँ मैं सबकी कहानियाँ शामिल कर रहा हूँ। जितनी भी कहानियाँ मैंने आज तक, एक कहानी के अलावा वो भी अब मैंने छोड़ दिया, जो भी कहानी भेजे मैं उनकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर देता हूँ। आपका टाइम अच्छा गुजर रहा है, मुझे खुशी होती है। आप कहेंगे बंद कर दें, तो मैंने जिस तरह आपको कहा हुआ है मैं इसको बंद कर दूँगा। रियल नाम है जी, उनका असली नाम है जावेद सैफ़ी। कुवैत में इस वक्त जॉब कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी पे होते हैं और कहानी इस तरह सुनते हैं। उनकी एक सच्ची कहानी बचपन की 2004-5 की जो उन्होंने मुझे भेजी है, कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा है आप कहानी मेकर हैं, इसको आगे पीछे मैंने कर दिए हैं, तो इसको सेट कर दीजिएगा, तो कोशिश करूँगा आपको कहानी अच्छी लगे। उन्होंने कहा सिर्फ मेरा नाम आपने असली बताना है, बाकी जितने भी नाम है आपने फ़र्ज़ी कर देने हैं। तो जो जो दिमाग में नाम आता जाएगा, काफ़ी किरदार है, मैं उनको फ़र्ज़ी नाम देते जाऊँगा। कहते हैं हम जब छोटे थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त, तो हम एक मदरसे के अंदर पढ़ते थे। बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है बचपन का ये। उस वक्त हमें लगता है कि हम कब जल्दी से बड़े हो जाएं और जान छूटे इन स्कूल जाने से, पढ़ाई से, मदरसे से। और जब बड़े हो जाते हैं तो दिल करता है काश हम छोटे ही रह जाते, हम फिर से वो स्कूल जाते, हम फिर से वो मदरसे जाते, हम फिर से वो ट्यूशन पढ़ने जाते, हम फिर से वो सारे काम करते जो उस वक्त बहुत बुरे लगते थे। और आज दिल करता है सारे वही काम करें। मुझे तो याद है जब हमारी मैट्रिक के एग्ज़ाम थे, तो हम तो रहते ही, उन्होंने इतना पढ़ाई हमें कराते थे, तो अक्सर सुबह 4 बजे, 12 यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें। कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं फिर अपनी बात शेयर नहीं करता। जबकि एक क्लास फेलो है मेरा चौधरी नवीद, हमने एक चुड़ैल देखी थी जो ऊपर खड़ी हुई थी। ये एक सच्चा वाक़या है। नवीद जब भी मिलता है तो मुझसे ये बात करता होता हूँ चौधरी नवीद से कि यार याद है वो जो औरत, वो जो चुड़ैल थी, हमने देखी थी। सैफ़ी कहते हैं जी, हम वापस मदरसे की तरफ आते हैं। यादों की कहानी कहाँ से कहाँ निकल जाती है, यादें रह जाती है। वो कहता है जी, छोटे थे, हम पढ़ते थे, तो जो हमारे कारी साहब थे, मौलवी साहब, उन्होंने नाम इस्तेमाल किया, तो मैं मौलवी साहब ही कहूँगा। नहीं, उन्हें मौलवी साहब ही कह देते हैं, कारी साहब, मौलवी साहब।
कारी साहब जो थे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, बहुत ध्यान से पढ़ाते थे, बहुत प्यार से पढ़ाते थे, बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा मानूस थे। लेकिन कुछ ऐसी वजह बनी कि बच्चों को पता लगा कारी साहब इस मदरसे से शिफ्ट होकर हमारे गांव से दूर, ये इंडिया का वाकया है, उन्होंने शहर नहीं लिखा, आपने इंडिया लिख दिया, वो भी आपने कहानी के दरमियान में आपको याद आया कि जी मैं बताना भूल गया मेरा शहर इंडिया है, लेकिन सिटी आपने नहीं लिखा। वॉइस मैसेज है आपका कि हमारे उस गांव से एक दूर कोई 20-25-30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे एक बड़ा मदरसा है हमारे गांव से भी, वहाँ पे जो कारी साहब हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं और वहीं पे पढ़ाएंगे। तो हमारे वालिदैन उनसे मिले और उनसे कहा कि कारी साहब आप वहाँ पे जा रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है हमारे बच्चे तो आपसे ही पढ़ें। तो उन्होंने कहा मैं खुद आपसे मिलने वाला था इसी सिलसिले में कि आप अपने बच्चों को उस मदरसे में भेज दीजिए, बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं खुद आपसे इजाज़त इसकी लूँगा। मेरे 3-4 और दोस्त और मेरे वालिदैन ने इजाज़त दे दी और हम साथ वाले गाँव के उस मदरसे में पहुँच गए। एक बहुत बड़ा मदरसा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी छोटा भी नहीं था, हमारे गांव के मुकाबले में काफ़ी बड़ा मदरसा था। एक बड़ा सा गेट था जिससे है जैसे ही आप दाखिल होते तो राइट साइड पे सीढ़ियां बनी हुई थी, जो चढ़ के आप मदरसे के जो सेकंड फ्लोर था, सेकंड पोर्शन था, आप वहाँ पे चले जाते। वो जो इमारत बनी हुई थी उसके नीचे भी कमरे थे और कुछ ऊपर भी कमरे थे। सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर जाएं तो एक बड़ा सा, एक दो जो साइड पे कमरे बने हुए थे उसके साथ एक हाल नुमा कमरा था जो बहुत बड़ा था। नीचे जिस तरह अमूमन एक मदरसों के अंदर कालीन तो नहीं कहना चाहिए, सफ़ें नमाज के लिए होती हैं, बिछा दी जाती है नीचे, तो वहीं पे वाइट चादरें भी थीं ताकि बच्चों को अगर ठंड लगे तो वो चादरें भी पहन लें। सर्दियों में तो रज़ायाँ ली जाती हैं, लेकिन गर्मियों में जिस तरह होता है ठंडा मीठा मौसम हो रहा तो उसके लिए वाइट रज़ायाँ भी थीं। नीचे भी काफ़ी कमरे थे, 4-5 जो कमरे थे। वहीं पे एक कमरा ऐसा भी था जो हर वक्त बंद रहता था। कोई सफ़ पुरानी हो गई है, कोई कारपेट मैला हो गया है, पुराना हो गया है, या इस तरह की उस मदरसे की जो पुरानी चीज़ें थी वो उठा के, काट कबाड़ जिस तरह कहा जाता है, कोई बच्चों की कोई नीचे जो टेबल्स होती हैं जिस पर कुरान मजीद रख के पढ़ा जाता है, इस तरह की चीज़ें थी जो टूट फूट का शिकार होती, तो उठा के उसको उस कमरे में रख दिया जाता। तो आप उसको स्टोर रूम समझ सकते हैं, एक तरह से वो स्टोर रूम था। लेकिन उसके बारे में मशहूर यही था कि ये स्टोर रूम कम है, ज़्यादा बंद होने की वजह से यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। हम छोटे थे लेकिन इतनी बातों को समझते थे कि जिन्नात क्या होते हैं और जिन्नात का बसेरा क्या होता है, तो उस कमरे की तरफ जाते हुए भी डरते थे। सो हमने वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। अब जिस तरह मदरसे के बच्चों की एक रूटीन होती है, वो उठते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, फिर उनको ब्रेक मिलती है, खाना शाना खाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। उसमें दीन भी और दुनिया भी दोनों चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। और शाम के कुछ पहर ऐसे भी आते हैं जिसमें उनको छुट्टी दी जाती है, वो थोड़ा सा खेल लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, बाहर इर्द गिर्द ही रहते हैं और फिर जल्दी रात को सो जाते हैं। 3-4 वो जो लड़के हैं मेरे साथ, वो कहता है, जावेद का कहना ये है, जावेद सैफ़ी का, जो मेरे गांव से मेरे साथ आए थे, वो और मेरा एक दोस्त जिसका फ़र्ज़ी नाम है अहमद, हम इकट्ठे ही ऊपर सोते। अहमद का फुप्पो का घर भी इसी गांव में था। जुमेरात को वो चला जाता और जुमे की शाम को वापस आ जाता, क्योंकि एक दिन छुट्टी का ऐसा होता था जिनके घर इर्द गिर्द करीब थे उस मस्जिद के, मदरसे के, वो चले जाते और अगले ही दिन वापस आ जाते। शाम के टाइम जुमे को अहमद भी अपने फुप्पो के घर चला जाता, सारा दिन वहीं पे गुजारता और कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे भी वहाँ से वापस आ जाता। जाने कि उसके 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो काफ़ी ज़रा लंबा था, लेकिन वो साफ एक क्लियर रास्ता था जो सड़क की तरफ से जाता था, और एक रास्ता था जो गलियों के ज़रिए जाता था। वहाँ पे वीराना भी था, कुछ खाली प्लाट भी थे, काट कबाड़ भी, वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट भी पड़ा होता था, अजीब सी कुछ गलियाँ थी, कोई टूटी फूटी भी थी, कुछ घर आबाद थे नहीं थे। उन रास्तों से जाएं तो शॉर्टकट बनता था जो उसको फुप्पो का घर था। ऐसी ही सुबह, आज छुट्टी थी, आज हम रिलैक्स थे कि आज
ज़्यादा घूमेंगे, आज ज़्यादा फ़न करेंगे, अपने वक्त को अच्छी तरीके से गुजारेंगे। एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी पूरे वीक की, पूरे 6 दिन की एक ही तरह की रूटीन होती है, तो एक दिन उनको पता होता है कि आज छुट्टी है, हम अपने घर तो नहीं जा सकते, तो हम ज़्यादा टाइम खेल कूद में गुजारेंगे। हम अपने खेल कूद में मसरूफ़ हो गए और अहमद ने उसी तरह, जिस तरह अपनी फूफो के घर छुट्टी वाले दिन जाना होता था, इजाज़त ली ये कह के कि मैं वापस आ जाऊंगा रात को। वो रवाना हो गया। हम लोग खेलते रहे, बातें करते रहे, यहां तक कि रात हो गई और उसके बाद हम ऊपर सीढ़ियां चढ़ के अपने उस हाल नुमा कमरे में पहुंच गए। गर्मियां थीं और जिन दिनों की ये कहानी है उन दिनों में लोड शेडिंग होती थी। फिक्स टाइम थे बिजली के कि इस वक्त बिजली ने आ जाना है, इस वक्त बिजली ने चले जाना है, इस वक्त बिजली ने आ जाना है, फिर से चले जाना है। गर्मियों के ये दिन थे और बिजली चली गई। आज बिजली वक्त से पहले चली गई और हम ये सोच के परेशान हो गए कि सोने का टाइम मिला कि सो जाएं सुकून के साथ, थके हुए हैं और बिजली ही चली गई। तो इस अंदाज में एक जो नीचे मेन गेट था जो मदरसे में दाखिल होने के लिए था, और एक गेट ऊपर जो था वो हमारा था। वो जो गेट को आप खोलते तो कमरे भी थे अंदर और हाल नुमा वो कमरा भी आता था। नीचे वाला पोर्शन ज़्यादातर खुला रहता था, मेन गेट बंद रहता था। ऐसा ही हुआ, उस दिन मेन गेट अभी खुला हुआ था और हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए। हमने खिड़कियाँ खोल दी, दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो खिड़कियों के ज़रिए अंदर आ रही थी, तो उस हवा की मौजूदगी से ही इतना एहसास काफ़ी था कि गर्मी कम लग रही है, क्योंकि बिजली नहीं थी, पंखे नहीं चल रहे थे, और हम सो गए। तकरीबन रात का कौन सा पहर था, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं जानता था, सारे सो चुके थे, कि दरवाज़ा नॉक हुआ। ठक 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 ठक। एक बच्चे की आंख खुली और उसको अंदाज़ा हो गया कि दरवाज़ा खटखटाने वाला कोई और नहीं, अहमद ही होगा जो अपनी फूफो के घर से वापस आया होगा। नींद से भरी आंखों के साथ लड़का उठा। उसने पूछा कौन? उसने कहा अहमद। दरवाज़ा उसने खोला, अहमद दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और अहमद भी आके लेट गया। हाल के अंदर खामोशी है। 3-4 लड़के अपना खामोशी के साथ अपनी अपनी जगहों पे सो रहे हैं। एक वो लड़का जिसने उठ के वो कुंडी खोली थी, वो भी अपनी जगह पे जाते ही अहमद से पहले ही सो गया, क्योंकि वो गहरी नींद में था, सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए उठा था। अहमद सोने के लिए एक जगह पे लेट तो गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ठंड सी लग रही थी। उस गर्मी के मौसम में उसने सफ़ेद वो अपनी चादर उठाई जो लड़के ओढ़ते थे जब ठंड कभी लगे तो, और उसने वो चादर पहन सी ली। इस अंदाज में पहन ली कि उसने अपना मुंह भी ढक लिया, पाँव भी ढक लिया, पूरा जिस्म उस चादर के नीचे था, चादर उसके ऊपर थी और वो सो रहा था। सोते सोते उसकी आवाज़ आई, मेरी चादर मत खींचो, मुझे ठंड लग रही है, मत खींचो चादर को। शायद उसने ये जुमला तीसरी या चौथी दफ़ा बोला था, तभी उनमें से एक लड़के की आंख खुली इस जुमले से कि कौन बोल रहा है, सोने नहीं दे रहा। तो उसके कानों ने ये जुमला सुना कि यार मेरी चादर को मत खोलो, मत खींचो, मुझे सोने दो। उसने सर उठाया, उठ के देखा कौन है जो बोल रहा है और क्या है। उन खिड़कियों से वो चांदनी जो अंदर रोशनी की सूरत में आ रही थी, लाइट गई हुई थी, तो उसने देखा चादर वाइट से लपेटे अहमद सो रहा है। तो हैरान हुआ, इतनी गर्मी में अहमद ने चादर क्यों लपेटी है और कोई भी उसकी चादर को नहीं खींच रहा, तो वो इस तरह कैसे बोल सकता है कि मेरी चादर को मत खींचो। तो उसने कहा क्या हुआ अहमद? तो फिर ऐसे अहमद की आवाज़ आई, मेरी चादर को मत खींचो, मुझे सोने दो। और वो यार तुम्हारी चादर को कोई नहीं खींच रहा भाई, चुप कर जाओ, सोने दो, ये कह के वो भी सो गया। कुछ देर और गुजरी तो फिर से अहमद की चादर किसने खींची, तो अहमद गुस्से में एकदम से उठा, उठ के बैठा और कहा तुम लोग मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और तुम लोग मेरी चादर खींच लेते हो, मुझे सोने दो।
अब ये इस तरह उसने गुस्से से कहा था। उस लड़के के साथ 2-3 जो और भी लेटे थे, उनके कानों में भी अब आवाज़ गई, क्योंकि लहजा इतना सख्त था कि उनको भी गहरी नींद से जागना पड़ा ये जुमले सुनने के लिए कि वो शदीद गुस्से में है और मना कर रहा है, मेरी चादर को मत खींचो। और फिर से सो गया। सब गहरी नींद में थे, जुमला तो सुन चुके थे, लेकिन फिर सो गए। अभी सोते हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि उस हालनुमा कमरे में चीखों की आवाज आई। कोई जोर जोर से चीखें मार रहा था। वो बच्चे जो जानते थे कि आज मौलवी साहब भी नहीं हैं, छुट्टी का दिन है, वो भी आज मदरसे में नहीं हैं। मदरसे में सिर्फ यही 3-4 लड़के हैं, जिनमें से अहमद भी अपनी फुप्पो के घर से वापस आ चुका है। मौलवी साहब सुबह आएंगे। आज स्कूल में छुट्टी की वजह से वो सिर्फ 3-4 लड़के ही हैं। तो ये चीखे कौन मार रहा है? वो घबरा के चारों उठ के बैठ गए। देखा तो अहमद था जो चीखे मार रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था। उठे और अहमद को उन्होंने पकड़ा। अहमद, अहमद क्या हुआ है? तो अहमद ने कहा है कि मेरी उंगलियों के ये जो पूर्व हैं, ये कोई जला रहा है, मेरी यहाँ पे आग लग रही है। अभी किसी ने मेरी इसको जलाने की कोशिश की है। मेरी उंगलियों के इस आगे वाले हिस्से को कोई जलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा यहाँ कमरे में कोई मौजूद है, मेरे इस हाथ को जला रहा था। लड़कों ने कहा किस जगह को जला रहा था? जब उसने हाथ को, लड़कों ने उसके हाथ को पकड़ा तो उनको एक झटका सा लगा, क्योंकि अहमद का हाथ इस तरह था जैसे आग हो। एकदम उनको एहसास हुआ कहीं अहमद को बुखार तो नहीं। उन्होंने उसके हाथ को पकड़ के चेक किया तो अंदाजा हुआ उसका बाजू बहुत ज्यादा गर्म था। अहमद, तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें इसलिए शायद ठंड लग रही थी, तुमने इसलिए चादर ली हुई है। लेकिन वो चीखे मारी जा रहा था और कही जा रहा था नहीं, मेरा हिस्सा कोई जला रहा है। एक अजीब सी कैफियत के अंदर था। लड़के समझ गए कि अहमद डर गया है, अहमद को बुखार भी है, क्या माजरा है। वो भी लड़के ही थे, सिर्फ इतना ही समझ सके कि इस वक्त अहमद को सुला देना ही बेहतर। उन्होंने कहा आ जाओ, तुम इधर हमारे साथ आके सो जाओ। वो इतना घबराया हुआ था, वो इतना डरा हुआ था। बच्चा ही था, एक इतनी बड़ी उम्र का नहीं था कि वो चिपक के उन लड़कों के साथ सो गया। और जब सुबह हुई, मौलवी साहब मदरसे पहुंचे और उनको ये वाकया सुनाया गया, तो उसी वक्त अहमद को लड़के नीचे लेके गए। कारी साहब ने देखा अहमद का वाकई बुखार से अभी भी बुरा हाल था, लेकिन वो बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जावेद का कहना यह है कि हमारे जो वो कारी साहब थे, वो पढ़ाई भी करते थे, वज़ाइफ भी करते थे। लोग उनके पास अपने बच्चे या बड़े भी लेके आते थे जिनके साथ जिन्नात का मामला होता था, तो वो उनके पास लेके आते, वो पढ़ाई करते थे और जिन्नात को निकालते थे। ये मैं असली नाम बता देता हूँ, उनके हारून और कारून 2 उनके शागिर्द भी थे, जो उनके शागिर्द ख़ास थे। वो इस तरह अंगूठे को पकड़ के बैठते थे और मौलवी साहब पढ़ाई करते थे, और पढ़ने के बाद वो उनको कहते थे देखो इसके ऊपर और मुझे बताओ क्या नज़र आ रहा है। और वो जो शागिर्द थे वो इस तरह देखते और बाज़ औक़ात उनको कहते आंखें बंद करो तुम्हें नज़र आएगा। और वो आंखें बंद करके बैठते, मौलवी साहब पढ़ाई करते और उनको नज़र आता, या वो अक्सर इस तरह नाखून पे देखते। अहमद को सामने बिठा दिया गया और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, चेक करो। क्योंकि अहमद की सूरत हाल जब उनको पता लगी कि कोई चीज़ उनको इस तरह जलाने की कोशिश कर रही थी और अहमद डर रहा था, इधर उधर देख रहा था जैसे कोई कमरे में और भी है। और वो कहते हैं कि हमने मौलवी साहब को बताया कि हमने लाइट नहीं थी, मोमबत्तियां बाकायदा जो थी वो जलाईं, और 3-4 जो लड़के थे मोमबत्तियां जला के बाकायदा पूरे उस हालनुमा कमरे के अंदर फिरते रहे कि अहमद किस चीज़ से डर रहा है, कि अहमद ये देखो कोई भी नहीं है, क्या हुआ है, किससे डर गए हो। कहते हमने सारा एरिया छान मारा, वहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आया सिवाय उस कमरे के जो नीचे था, वहाँ पे हम भी डरते थे और रात को तो इस तरह जा नहीं सकते थे। तो ऊपर वाला हिस्सा हमने सारा देखा और कहा अहमद कुछ भी नहीं है, तुम डरो मत। मौलवी साहब ने जब अपने शागिर्दों को बिठा के पढ़ाई की तो उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि मौलवी साहब, अहमद जो उस वक्त पास बैठा हुआ था, मौलवी साहब पढ़ रहे थे और उनको कहा था कि तुमने देखते रहना है, मैं पढ़ रहा हूं। तो उसी वक्त अहमद के अंदर भी एक हाजिरी हुई, इस अंदाज की हाजिरी हुई कि अब अहमद नहीं, अहमद के अंदर कोई और था जो बोल रहा था और अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहा था।
रही थी, मर्द नहीं औरत आवाज़ें निकाल रही थी। कारी साहब पढ़ते रहे और थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और अपने उन शागिर्दों से पूछा, हाँ क्या देखा? तो उन्होंने बताया कि अहमद अपनी फूफो के घर से रात के 1 बजे लेट हो गया था, वहां से रवाना हुआ। अब उसने जल्दी जल्दी पहुंचना था मदरसे। वो अमूमन रोड वाले रास्ते से ही जल्दी वापस आ जाता था, लेकिन आज लेट हो गया था तो इसलिए उस गली से ही उसने कहा जल्दी से मैं मदरसे पहुंचूं, ये शॉर्टकट रास्ता है। जैसे ही वो गली के अंदर दाखिल हुआ तो वो चलता हुआ तेज तेज आ रहा था, तो गली के एक कोने पे लेफ्ट साइड पे एक प्लाट था जहां पे लोग अपने घर का सारा कूड़ा क्रिकेट सफाई करते, जो भी गंद खराबा होता, जो वहीं पे उधर कूड़ा क्रिकेट डाल देते उस प्लाट के अंदर। अहमद इधर उधर देखे बगैर तेजी के साथ चलता हुआ सीधा उस गली से आ रहा था, तो उसी प्लाट के अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। उसकी निगाह जैसे ही एक बच्चे पे पड़ी जो अकेला रात के इस पहर चलता हुआ तेजी के साथ गुजर रहा था, तो वो अपनी जगह से उठी और उठने के बाद वो अहमद के पीछे आ गई। अहमद ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे था जो कोई चलती हुई आ रही थी। वैसे भी अहमद को इस चीज की टेंशन थी कि मैं आज लेट हूं, मुझे जल्दी पहुंचना है, तो बगैर इधर उधर देखे बस एक भाग नहीं रहा था, इतना तेज चल रहा था जैसे भाग रहा हो। और वो चुड़ैल भी उसके साथ उस मदरसे के मेन गेट से जैसे ही अहमद दाखिल हुआ, वो भी पीछे दाखिल हो गई। और जैसे जैसे अहमद सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो भी सीढ़ियां चढ़ते उसके पीछे आ गई। और अंदर हाल नुमा कमरे में जैसे ही अहमद जाके लेटा, उसने चादर ली, तो उस वक्त तक उसके करीब जो चलती हुई आती रही थी उसको बुखार आ चुका था। और जैसे ही अहमद वो सीढ़ियां चढ़ने लगा था, जो मदरसे की सीढ़ियां थी जो ऊपर की तरफ जाती थी, तो उसने शायद उस वक्त उसको महसूस कर लिया था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको क्लियर तो नहीं देखा था, सिर्फ महसूस ही किया था, कितना डर गया था कि उसी लम्हे उसका बुखार से जिस्म तपने लगा। वह ऊपर गया और जाके लेट गया। चादर उसने ली, चादर इस अंदाज में ली कि उसको ठंड भी ना लगे और वह छुपा ले अपने आप को। वह एक बच्चा था, उसको यही समझ आ रही थी, लेकिन वो भी उस वक्त कमरे में मौजूद थी। अब अहमद ये बात नहीं जानता था कि कोई कमरे में मौजूद है, लेकिन वो चुड़ैल उस कमरे में उस वक्त तक मौजूद थी। और जब उसको इस वक्त उसके ये वाला हिस्सा जलता हुआ महसूस हुआ, ये वाला हिस्सा, तो उसी लम्हे उसने चीखना शुरू कर दिया। उसी चुड़ैल ने उसके इस हिस्से को हाथ लगाया था। वो जो उसके पास मौजूद थी, उसी ने ही उसकी अंगुलियों को ऐसे पकड़ा था, तो उसके बाद उसको ऐसे लगा था जैसे उसको आग सी लग गई और उसने चीखना शुरू कर दिया। जैसे उसने चीखना शुरू कर दिया तो वो चुड़ैल जाके उस कोने में खड़ी हो गई थी। वो लड़के उठ गए, अहमद को पूछने लगे क्या हुआ। अहमद ने जब बताया कि ये कुछ हुआ, तो वो लड़कों ने मोमबत्तियां जलाई और मोमबत्तियां जला के हर कोने में इस तरह देखते रहे। वो किसी को भी नजर ना आई, लेकिन वहीं पर भी मौजूद थी। और अहमद भी अब उसको नहीं देख पा रहा था कि इस लम्हे रात के पहर जो लड़के मोमबत्तियां लेके उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो सामने कोने पे मौजूद है। अहमद चिपक के उनके साथ सो गया। और जब सुबह हुई, कारी साहब आए, उन्होंने पढ़ाई की, देखा, और लड़कों ने ये सारा बताया जो अभी तक ये बता रहे थे, कि उसके बाद ये लड़के सारे सो गए और वो चुड़ैल वहीं पे मौजूद रही। तो वहीं पे कारी साहब ने वो जो आंखें बंद करके लड़के बता रहे थे, कहा देखो अब वो कहां है। तो लड़कों ने कहा वो अभी तक ऊपर वाले रूम में मौजूद है, जिस कोने पे वो रात खड़ी थी वहीं पे ही है। इस लम्हे कहां है? फिर कारी साहब ने पूछा। उन्हें कहा इस लम्हे वो अहमद के अंदर आ चुकी है। अहमद के अंदर कोई और नहीं, वही चुड़ैल बोल रही है। और अहमद के अंदर जो आवाज़ें आ रही थी, वाकई वो किसी औरत की ही थी। एक बच्चे के अंदर एक बड़ी उम्र की, यानी कि 30-35 साल की उम्र की जो एक आवाज़ होती है, लड़की 20-25 साल की जो लड़की होती है, एक 35 साल की उम्र की जो एक औरत की आवाज़ थी, वो अहमद के अंदर से आ रही थी। और कारी साहब ने पढ़ना शुरू किया और कहा इस बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। कारी साहब पढ़ते रहे, यहां तक कि उस औरत की चीखें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं ये पूरा गांव ही छोड़ दूंगी, मैं कसम खाती हूं मैं वापस यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगी। तो कारी साहब ने उसे कहा ठीक है,
तुम्हें इस शर्त पे जाने दे रहा हूं कि आज के बाद यहां पे मत आना। अगर तुम आज के बाद आए भी, नजर भी आई यहीं पे, तो मैं तुम्हें बगैर कोई बात किए जला दूंगा। और उससे कुछ कस्में ली और उसके बाद उसको जाने दिया। अहमद अपनी जगह पे जो बैठा हुआ था चीख रहा था, गिरा नीचे ज़मीन पे और बेहोश हो गया। उसको पानी शानी डाला गया, उसको होश में लाया गया और थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गया। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल था। जावेद सफ़ी कहते हैं, हम बच्चे थे लेकिन आज भी ये वाक़या हमारी आंखों में ऐसे लगता है, दिमाग में ऐसे नक्श है जैसे ये कल का वाक़या हो। और दूसरा ही वाक़या उसी मदरसे में जो हुआ था, वो कारी साहब का अपना बेटा, फर्जी नाम सुफियान था। अपने बेटा जब बड़ा हो गया तो कारी साहब ने उसको घर से, मदरसे बुला लिया। घर भी दूर तो नहीं था, 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा बेटा यहीं पे ही रहे, अब पढ़े, यहीं पे मदरसे में रहे। सुफियान जब भी पढ़ाई का टाइम होता वो गायब हो जाता। दूर दराज से जो आए हुए बच्चे थे और जो इस इर्द गिर्द के गांव के बच्चे थे वो भी इस मदरसे में थे और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते थे, लेकिन वाहिद एक सुफियान था जो मौके की तलाश में रहता। जैसे ही मौका मिलता वो गायब हो जाता। कारी साहब शायद इस बात से वाकिफ थे या उस बच्चे को छूट दे रहे थे। जावेद का कहना है, ये हम नहीं जानते इस बात से, लेकिन ये था कि वो गायब हो जाता था और कारी साहब उसको कुछ नहीं कहते थे। फिर एक टाइम आया, कारी साहब ने लड़कों की ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी कि आज तुम्हारी ड्यूटी है, कल तुम्हारी। रोज एक बंदे की ड्यूटी लगाते। ड्यूटी क्या होती? ड्यूटी ये होती कि सुफियान जैसे ही निकलने लगे तुमने उसको पकड़ लेना है, इसको जाने नहीं देना। अब उस मदरसे में जो बड़े बड़े लड़के थे, सुफियान की एक एज थी, मिसाल के तौर पे सुफियान अगर 12 साल का है तो 15 साल 16 साल के जो लड़के थे, एग्जाम्पल दिए मैंने, मिसाल दिए, जो सुफियान से बड़े लड़के थे, ये तक सामने शरारत हो गई, इसका मतलब कोई और भी बैठा है। जो बड़े लड़के थे उनकी ड्यूटियां लगती, 3-4 लड़के थे कि सुफियान का ख्याल रखना, इसको जाने कहीं नहीं देना। आज एक लड़के की ड्यूटी लगी है, वो हर वक्त सुफियान, किस वक्त ये गायब होता था, वो कहते हैं शाम जैसे ही होती थी, असर से लेके मगरिब के बीच का जो टाइम होता था ये उसके गायब हो जाने का टाइम होता था। कभी वो दिन को भी गायब हो जाता था। लड़के क्या करते, जब उसकी ड्यूटी लग जाती किसी लड़के की, तो वो सुफियान पे निगाह रखता था कि कहीं ये गायब ना हो जाए। सुफियान इधर उधर होने लगता, उसको आवाज़ देता, सुफियान नहीं जाना तुमने, उसको पकड़ लेता और सुफियान रुक जाता। लेकिन सुफियान पता नहीं किस मट्टी का बना था, 1 सेकंड के लिए कोई निगाह इधर उधर करता और सुफियान गायब हो जाता। वो सारे लड़के परेशान थे कि हम मुसलसल उस पर निगाह रखे रखते हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है कि एकदम से वो गायब हो जाता है। और एक दिन तो ऐसा ही हुआ, वो बाहर लड़के खेल रहे थे, एक लड़के की ड्यूटी लगी थी, कामरान उसका नाम था, और कामरान के साथ सुफियान भी खेल रहा था। लड़के तो बाकी भी खेल रहे थे और कामरान आज इस ड्यूटी को निभा रहा था कि अगर आज फिर सुफियान मेरी ड्यूटी है और ये गायब हो गया तो कारी साहब से जूते पड़ेंगे। तो इसलिए वो अपनी खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, सुफियान पे निगाह रखे हुए था। वो कहते हम खेलते खेलते थोड़ा सा मदरसे से दूर चले गए, तो उस वक्त उन्होंने चावलों के लिए हिंदी लफ्ज़ यूज़ किया है, मैं इस वक्त शायद वो भूल गया हूँ, अनाज के लिए उन्होंने वो यूज़ किया है। तो वो कहते चावल की वो फसल हुई हुई थी और तकरीबन वो कोई 7-8 इंच की निकले हुए थे चावल, वो जो निकलते हैं चावल या पौधे कहे हुए थे। तो कहते हैं उस वक्त वो गीली थी, शाम होते ही गीली हो जाती थी वो फसल भी और ज़मीन भी, तो उस पर अगर कोई चले तो उसके पाँव लाजमी गीले हो जाने चाहिए थे। वो कहते हैं हम नंगे पाँव उस वक्त खेल रहे थे। कामरान भी खेल रहा था, उन्होंने जूतियाँ साइड पर रखी हुई थी और सुफियान भी उसके साथ कारी साहब का बेटा खेल रहा था। वो कहता है खेलते खेलते मैंने देखा है कि सुफियान उस खेत की तरफ गया है। सुफियान का जितना कद है, अगर वो उस खेत के अंदर दाखिल हो तो उसके पाँव ज़मीन पे अगर लगे हों तो पाँव एक तो मैले हो जाने चाहिए, ज़मीन गीली है, शबनम पड़ी हुई है, पानी लगा हुआ है, मट्टी लग जानी चाहिए, सारी गारा टाइप लग जाना चाहिए उसके पाँव को, एक। और दूसरा, जब वो उसके अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने कद से तकरीबन 5-6 इंच
नहीं तकरीबन 1-2 फुट वो कहता है ऊंचा हो गया। वो इस अंदाज में दाखिल हुआ जैसे कोई तैरता है, जमीन पे पांव नहीं रखता, उसके पांव जमीन से 1-1.5 फुट ऊंचे हो गए और इस अंदाज में वो भागता हुआ जा रहा था कि वो कामरान लड़का हैरान रह गया कि ये क्या मंजर है। सुफियान अपनी कद से ऊंचा भी जा रहा है और ऐसे लग रहा है पांव तो जमीन पे इस तरह रख रहा है जैसे कोई भागता है, लेकिन लग ये रहा था कि उसके पांव जमीन को टच नहीं हो रहे, जमीन से 6-7 इंच 8 इंच ऊपर हैं और लेकिन वो अपने कद से भी 1-1.5 फुट ऊंचा लग रहा है। वो लड़का भी उसके पीछे भाग पड़ा नंगे पांव ही। उसने जाके सुफियान को पकड़ लिया और उसको पकड़ के बाहर ले आया तो ये देख के वो हैरान रह गया कि सुफियान के पांव बिल्कुल भी मट्टी से नहीं भरे थे, बिल्कुल साफ थे। तो वो चौंक सा गया और उसने उसको कहा कि तुम अंदर गए थे, और उसने अपने पांव की तरफ देखा तो उसके पांव बिल्कुल मिट्टी में बिल्कुल भर चुके थे, कामरान लड़के के पांव। लेकिन सुफियान के पांव का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल साफ था, उसको कोई मिट्टी तक टच नहीं की थी। वो डर सा गया और दोबारा से उसने अपने पांव की तरफ देखा और जैसे ही उसने सुफियान के पांव की तरफ दोबारा से देखने के लिए मुंह उस तरफ किया तो सुफियान गायब हो चुका था। अब वो डर गया कि मैं कारी साहब को ये बात बताऊंगा तो कारी साहब मुझे कहेंगे तुम बहाना मार रहे हो क्योंकि भाग गया, ये किस तरह की मुझे अजीब सी बातें बता रहे हो कि उसके पांव को मट्टी नहीं लगी हुई थी, ये था वो था। वो बच्चा था, वो डर गया, इस बात को खुद नहीं समझ पाया कि ये हुआ क्या है, ये कैसा मंजर था। मेरी जो आंखों ने देखा है कि कामरान कह रहा है कि मैं देख रहा हूं सुफियान भागता हुआ जा रहा है उस जमीन के अंदर, लेकिन उसके पांव हवा पे हैं, हवा में तैरता हुआ जा रहा है, ऐसे पांव रखता हुआ जा रहा है लेकिन उसके पांव मट्टी से भारी नहीं रहे। वो डर गया कि इस बात को अगर कारी साहब को बताऊंगा तो कहेंगे तुम बहाने मना रहे हो, और ऐसा ही हुआ। कारी साहब ने पूछा हाँ तुम्हारी ड्यूटी थी, कहाँ है कामरान, सुफियान कहाँ है? तो उसने कहा सर वो चला गया। तो उसको उस दिन मार पड़ी। अब समझ लड़कों को ये नहीं आ रही थी कि कारी साहब चाहते थे कि जिसकी ड्यूटी लगे वो उसका ध्यान रखे, लेकिन वो फिर भी आंख बचा के भाग जाता था। और जावेद कहता है एक दिन मेरी भी ड्यूटी लगी, मैं सारे काम छोड़ के, मार का मुझे डर था कि मुझसे भी भाग गया तो कारी साहब मारेंगे, मैं सारे काम छोड़ के उसके मुसलसल पीछे रहा, उसको देखता रहा, उस पर निगाह रखता रहा। और मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें नहीं जाने देना, तुम चले गए तो मुझे कारी साहब मारेंगे। तो उसने मुझे कहा मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, तुम एक काम करो, तुम उधर थोड़ा सा मुंह कर लो और मुझे निकलने दो। तो सुफियान बार बार उसकी मिन्नतें करने लगा। तो जावेद ने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता वरना मुझे मार पड़ेगी, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो एक काम करो, तुम कल चले जाना, आज मेरी ड्यूटी है, मुझे मार ना पड़वाओ, आज ना जाओ, कल चले जाना। वो उसके कहता है मिन्नतें करने लगा, जिस तरह सुफियान उसकी मिन्नतें कर रहा था, जावेद कहता है मैं भी उसकी मिन्नतें करने लगा। तो उसने पता नहीं क्या हुआ, उसके दिल में मेरे लिए रहम आ गया, उसने कहा ठीक है मैं नहीं जानता। लेकिन साथ ही अगले दिन जो शाम को वो जाता था वो सुबह ही 12 बजे के करीब भाग गया। अब ये बात लड़कों को समझ नहीं आ रही थी कि कारी साहब उसको पकड़ते क्यों नहीं है, लड़कों की ड्यूटियां लगाते हैं, लड़कों को मारते भी हैं, लेकिन वो भाग जाता है, उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो वहीं उन्हीं दिनों में एक अजीब व गरीब सा वाकया हुआ जो जावेद समेत सब लड़कों ने भी सुना। सुफियान अपने घर भाग के गया और वो वॉशरूम में बैठा था कि वहीं पे उसने क्या देखा कि वो चीखता हुआ बाहर आ गया। उसकी मां ने उसको बड़ी मुश्किलों से पकड़ा, अपने बेटे को संभाला और कारी साहब को बताया कि सुफियान की हालत खराब हो गई है। सुफियान को ले आया गया। जब उसको मदरसे में लेके आए तो सुफियान अजीब सी हालत में था। बच्चे भी देख के डर से गए कि सुफियान को क्या हुआ है, ये वो सुफियान नहीं है, ये तो कोई और है। कारी साहब ने उसको बिठाया और उसके बाद पढ़ना शुरू किया। जितनी देर वो पढ़ते रहे सुफियान बिल्कुल खामोश बैठा रहा, बगैर पलके झपकाए वो कारी साहब को देखता रहा। कारी साहब पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद जब उससे कोई बात करते, उससे हम कलाम होते कि किसी चीज़ को हाजिर करने की जिस तरह कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद अंदर से कोई आवाज़ ना आती। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो हम कलाम ना हो सके तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और उन्होंने कहा इसके अंदर जो चीज़ भी है, हारून और कारून को कहा तुम आंखें बंद करो, तुम एक को कहा तुम नाखून पर देखो, दूसरे को कहा तुम आंखें बंद करके देखो, क्या माजरा है, इसके अंदर जो भी चीज़ है। एक लड़की को बुलाया। अक्सर जब कुछ नहीं हो पा रहा होता था कारी साहब से, जावेद का कहना यह है, तो एक लड़की थी
16-15 एज नहीं बताई, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम क्या बताया, जो भी थी। लड़की को बुलाया और कहा मैं इसके ऊपर अब शिफ्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, और तुम मुझे ज़रा, क्योंकि ये इसके अंदर जो चीज़ भी है वो मेरी पकड़ में नहीं आ रही, तो इसलिए मैं उसको इसके अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, तुम ज़रा देखो और मुझे बताओ माजरा क्या है। तो कहते हैं इस तरह पढ़ते पढ़ते उन्होंने लड़की को लिटा दिया, और लड़की जब ज़मीन पे लेट गई, हम देख रहे थे, वो छोटी सी लड़की थी, और लड़की की आंखें बंद थी, और अपने स्टूडेंट से कहा चेक करो तुम। वो दोनों शागिर्द देखते रहे और उसके बाद वो बोलना शुरू हुए, सुफियान के साथ 3 चीज़ें अटैच हैं, 2 मर्द हैं और 1 औरत। वो जो कारी साहब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उस लड़की की तरफ मुतवज्जो है जिसके अंदर उन्हें शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कौन हो तुम? तो उस लड़की ने आवाज़ दी, जो अब उस लड़की की आवाज़ नहीं थी, एक औरत की आवाज़ नहीं थी। उसने कहा मेरा नाम ये है। तुम्हारे साथ और कौन है? उसने कहा एक मेरा शौहर है। और दूसरा कौन है? उसने कहा वो मेरे शौहर का दोस्त है। तुमने सुफियान को क्यों पकड़ा हुआ है? उसने कहा ये हमारा बच्चा है, और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है ये हमारे साथ रहता है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे लिए भाग के जाता है। ये तुम हमें दे दो, हम इसको पढ़ाएंगे, हम इसको अपने पास रखेंगे, हम इसको खुशियां भी दे देंगे, ये हमें पसंद आ गया है, मुझे और मेरे शौहर को ये अच्छा लगता है, अब ये हमारा बेटा है, हम इसको ले जाएंगे, हम इसको लेने आए हैं। कारी साहब ने कहा जो मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था, तुम मुझसे हम कलाम क्यों नहीं हो रही थी कि यहां तक कि मुझे शिफ्ट करना पड़ा इस बच्ची के अंदर? तो उसने कहा इसलिए कि हम तुमसे लड़ना नहीं जानते, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ लड़ाई हो, तुम्हारे पास भी इल्म है, तुम भी इल्म जानते हो, लेकिन हमारा मकसद इस वक्त तुमसे लड़ना नहीं है। हम 3 हैं, तुम 1 हो, हम इस वक्त तुमसे ताकतवर हैं, हम तुमसे लड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद तुमसे लड़ना नहीं है, बस इतना चाहते हैं ये बच्चा हमें दे दो। कारी साहब ने कहा ये बच्चा मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, तुम सोचना भी मत मैं अपना बच्चा तुम्हारे हवाले करूंगा। और उसके बाद कारी साहब ने एकदम से आंखें बंद की और कहते हैं पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। कारी साहब को पहली दफ़ा हम गुस्से में देख रहे थे, बहुत जनूनी अंदाज में देख रहे थे। पढ़ते पढ़ते उस लड़की के अंदर से चीखें निकलना शुरू हो गई। ये चीखें एक नहीं 3 आवाज़ें थीं, 2 किसी मर्दों की और 1 औरत की, जो चीखने के अंदाज में से उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। कारी साहब ने पढ़ते हुए कहा मैं तुम तीनों को ऊपर कैद कर रहा हूं, इस वक्त अजान का टाइम हो गया है और मुझे नमाज पढ़ानी है, जमात पढ़ करानी है, इसलिए फौरी तौर पे मैं तुम्हें ऊपर कैद कर रहा हूं। नमाज पढ़ने के बाद दोबारा तुमसे मुलाकात होती है। और उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा कि उसके बाद पढ़ने के बाद लड़की के ऊपर दम किया, तो लड़की ने आंखें खोल दी और वो उठ के बैठी इस अंदाज में कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी। और दूसरी तरफ इसी तरह उन्होंने दम किया अपने बेटे सुफियान पे, और उसने भी आंखें बंद की, और उसके बाद वो नीचे ज़मीन पे सोने वाले अंदाज में गिर से गया। हारून कारून जो स्टूडेंट आंखें बंद करके बैठे थे वो भी उन्होंने आंखें खोल दी। कारी ने कहा उठो बच्चों, नमाज पढ़ो, और उसके बाद दोबारा इनसे हम कलाम होते हैं। मैंने अभी उनको ऊपर कैद कर दिया है, उस औरत, उसके शौहर और उसके दोस्त को नमाज के बाद इनसे मुलाकात होती है। सारे नमाज पढ़ने में लग गए, और इतनी देर में कारी साहब के कुछ मिलने वाले लोग भी आ गए। कारी साहब उनके साथ बैठ के कुछ बात से आए थे, क्या करने आए थे, तो हम स्टूडेंट ऊपर नहीं गए, क्योंकि कारी साहब ने ऊपर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मैंने कैद कर दिया है, तो हम डरे हुए थे, नीचे ही रहे, और कारी साहब नीचे अपने दोस्तों के साथ बैठे रहे। उनको काफ़ी टाइम लग गया, और जब वहाँ से फ्री हुए उन्होंने कहा बुलाओ सुफियान को और उस बच्ची को भी और हारून कारून को भी। दोबारा जैसे ही उन्होंने पढ़ाई की तो फिर उसी अंदाज में उनका बेटा सुफियान खामोश रहा। फिर उसी तरह उन्होंने उस लड़की को अंदर शिफ्ट किया, जिस तरह पहले शिफ्ट किया था, उस लड़की के अंदर उसको सुला दिया और उसके अंदर शिफ्ट किया। ये बात मैं एंड में आपको बताऊंगा, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है शिफ्ट किया का क्या मतलब है। शिफ्ट किया और उसके बाद वो पढ़ते रहे, उसी तरह हाजिरी करवाई, और वो लड़की खामोश रही। तो उन्होंने फिर अपने दोनों स्टूडेंट की तरफ मुतवज्जो हुए और शागिर्दों से कहा बताओ इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या नज़र आ रहा है। तो उन्होंने बताया औरत और उसका शौहर मौजूद है ऊपर, लेकिन उनका जो दोस्त था वो भाग गया है।
कारी साहब जो दोस्तों की वजह से मसरूफ़ रह गए थे, इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए थे, कोई इमरजेंसी की कोई बात आ गई थी, वो एकदम से परेशान हो गए। अहमद अभी तक उस तरह आंखें खोले उस तरह बैठा हुआ था और लड़की उस तरह लेटी हुई थी। उस लड़की की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा, हम कलाम हुए, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है, तुम्हारे शौहर का दोस्त कहाँ गया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, मैं अभी तुम दोनों को मार दूंगा, मुझे बताओ वो कहाँ हैं। तो वो दोनों इस अंदाज में बोले कि हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। कारी साहब ने कहा, उस वक्त नमाज का टाइम हो गया था, तो जल्दी में मैंने बगैर तुम्हारी सुनी, कोई भी बात सुने बगैर ही मैंने फौरी तौर पे इस तरह का दायरा खड़ा करके तुम्हें बंद कर दिया था कि तुम कुछ कर ना सको। लेकिन ये तुमने क्या हरकत की कि उसको तुमने भगा दिया। तो वो दोनों बोले, हमने भगाया नहीं है, हमें आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। जब आपने आंखें बंद करके हमसे बोले बगैर पढ़ना शुरू कर दिया था, उस वक्त हमें आपकी ताकत का अंदाज़ा हुआ और हम चुप कर गए कि नहीं, आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, और आपने हमें कैद किया, हम ऊपर कैद हो गए। लेकिन वो जो हमारा दोस्त है बहुत शरीर है, हमने उसको मना भी किया था, उसके बावजूद वो भाग गया है। कारी साहब अपने उन दोनों शागिर्दों की तरफ मुखातिब और कहा, इस वक्त ढूंढो वो कहां पे हैं। एक को कहा तुम अपने नाखून पर देखो, दूसरे को कहा तुम आंखें बंद करके उस तरह देखो, वो इस वक्त किस जगह पे हैं। इस गांव में अगर हैं तो ढूंढो गांव की किस जगह पे हैं। वो दोनों चुप रहे, देखते रहे देखते रहे। कारी साहब भी आंखें बंद करके पढ़ते रहे। तो कारी साहब ने आंखें खोली और पूछा, हाँ बोलो, नजर आया? तो एक लड़का कहा, हाँ मैंने उसको देख लिया है। कहां पे है वो? एक ऐसी गली है, इस तरह का रास्ता जा रहा है, इस तरह कुछ दुकानें हैं, दुकानों से आगे ये है, वहाँ पे एक मिठाई की दुकान आ रही है, मिठाई की दुकान का दरवाज़ा खुला है, लोग आ जा रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं। कोने में वो छुप के खड़ा हुआ है, वो मिठाई चुराता है खा लेता है, मिठाई चुराता है खा लेता है, वो उस दुकान, मिठाई की दुकान के अंदर छुपा हुआ है। कारी साहब ने कहा, क्योंकि उस गांव के रहने वाले थे, कारी साहब भी जाते थे, क्या ये दुकान इस जगह पे है, ये इस तरह की दुकान है, इस तरह की है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी ये दुकान इस तरह की है। कारी साहब ने कहा, मैं समझ गया हूँ ये कौन सी दुकान है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बंद के कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। दिल ही दिल में वो कुछ पढ़ रहे थे कि पढ़ते 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 हम सारे बच्चे डरे हुए थे, इर्द गिर्द बैठे देख रहे थे। वो जो लड़की लेटी हुई थी, उस लड़की के साथ वो मुखातिब भी बार बार हो रहे थे, वो औरत और उसका वो जिन्नी और उसका जो शोहर था जिससे वो मुखातिब भी कर रहे थे, वो उस लड़की के अंदर मौजूद थे। कि वहीं पे पढ़ते 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 अहमद के अंदर से इस तरह आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई अहमद की बॉडी के अंदर आ गया है। उसी लम्हे कारी साहब ने आंखें खोल दी और अहमद की तरफ मुतवज्जो होकर कहे, तुम आ गए हो? तो अहमद के अंदर से आवाज़ आई, जो होंठ अहमद के हिले, मुझे माफ़ कर दे मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे मैं आ गया हूँ, मुझे आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, मुझे माफ़ कर दे मैं आ गया हूँ। ये अहमद नहीं कह रहा था, कोई और कह रहा था। मर्द और औरत उस बच्ची के अंदर थे, लेकिन अहमद के अंदर ये वही बोल रहा था जो मिठाई की दुकान में कुछ देर पहले खड़ा मिठाई खा रहा था। कारी साहब ने इस तरह पढ़ाई की थी कि वो उसके अंदर आ चुका था। कारी साहब ने कहा, तुम्हें मैंने कहा भी था ऊपर रुको और जाना नहीं, तुमने ये गुस्ताखी क्यों की? अब मैं तुम्हें बांधूंगा और बांध के मैं जला दूंगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तीनों ही, औरत और मर्द, उस बच्ची के अंदर से बोलना शुरू हो गया और अहमद के अंदर से, सुफियान के, गलत माजरत, मैं अहमद लफ्ज़ कहता हूँ, सुफियान जो बेटा था सामने बैठा हुआ था, सुफियान के अंदर से वो माफ़िया मांगना शुरू हो गया और कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। और कारी साहब ने आंखें बंद की और इस अंदाज में पढ़ते रहे और लड़कों से कहा, तुम अपनी आंखें खोल दो और पकड़ लो इनको। वो जो दोनों शागिर्द बैठे हुए थे, उन्होंने, एक ने लड़की को पकड़ लिया, वो कहते हैं लड़की सीधी उठी लेटी हुई थी, उसका हाथ उठा के ऐसे इस अंदाज में रखा और एक लड़के ने पकड़ लिया और इसी तरह उनका बेटा जो सुफियान बैठा हुआ था उसको भी इस तरह ज़मीन पे लिटा के उसके हाथ इस तरह रखे और पकड़ लिया। और उसके बाद कारी साहब ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया कि वो जो नीचे लेटे हुए थे, एक वो लड़की और वो उनका बेटा सुफियान, इस अंदाज में तड़पना शुरू हो गए जैसे किसी को शदीद तकलीफ दी जाती है और तकलीफ के आलम में उसकी बेचैनी और उसका तड़पना होता है। इस अंदाज में वो तड़प रहे थे और कारी साहब पढ़ते जा रहे थे। शुरू में तो ये आवाज़ें हमने सुनी, एक औरत, एक मर्द, उस बच्ची के अंदर से और सुफियान के अंदर से एक मर्द की आवाज़ थी जो हमें छोड़ दो, हमें तुम्हें छोड़ दो, हम तुम्हें वास्ता देते हैं, ऑफर्स दे रहे थे, हम तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे, हम तुम्हारा फर्माबरदार हो जाएंगे, हम तुम्हारे गुलाम बन के रह जाएंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें मारो मत। बहुत सारी इस तरह की कहते हैं हमने आवाज़ें सुन रहे थे, लेकिन कारी साहब ने एक भी ना सुनी और पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। उसके बाद जब वो उठे और उन्होंने दम किया तो वो चीखो पुकार थी, वो इस अंदाज में बढ़ी लड़की के अंदर भी और सुफियान के अंदर भी, कि बढ़ते 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 आहिस्ता 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 वो आवाज़ कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और उसके बाद वो लड़की भी और सुफियान भी
खामोश हो गया। कारी साहब ने उसके बाद कहा, जाओ पानी लेके आओ, इनको पानी पिलाओ। सुफियान को भी पानी पिलाया गया और उस बच्ची को भी पानी पिलाया गया। कारी साहब का कहना यह था कि वो औरत और उसका शौहर जो इस लड़की के अंदर था वो भी अब मर चुके हैं, मैंने उनको जला दिया है, और सुफियान के अंदर जो अब आया था उसको भी मैंने जला दिया है। उसके बाद सुफियान उसी मदरसे में ही रहा, लेकिन फिर कभी भी हमने उसको भागते हुए या अजीब व गरीब जो हरकतें वो करता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। अब वो जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम जावेद सुफियान है, वो अब कुवैत में है। कहते हैं आज भी ये वाकयात जब हम छोटे थे हमारी आंखों ने देखे थे, आज भी कारी साहब मौजूद हैं, आज भी उस चीज़ों को निकालते हैं, आज भी उस तरह इलाज करते हैं। आज वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ें उनके पास लोग लेके आते हैं जिनके अंदर चीज़ें घुसी होती हैं तो वो उनको निकाल के देते हैं। अब जिस तरह मैंने शुरू के अभी कहा था, मैं आगे आपको एक बताता हूँ। मैं रूहानियत की जहाँ तक बात है और निकालना जिन्नात हम कलाम मैं भी करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक बात कहता होता हूँ, हर बंदे का एक क्या तरीका है, वो किस अंदाज में करता है, मैं इस पे बहस नहीं करूँगा। मेरा एक यकीन कामिल है कि ये मखलूक है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करता हूँ, ये इंसान की बॉडी के अंदर भी आती है, आप साइंस भी इसको मानना शुरू हो गई है और ये निकलती भी है। लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस करना शुरू हो गए हैं। लेकिन कारी साहब जिनकी कहानी है वो किसी से पैसे नहीं लेते थे, वो मदरसे में पढ़ाते थे और फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में मुफ्त से इलाज करते थे। ऐसे लोग जो पैसे ना लेते हों और मुफ्त में इलाज करते हों, मैं उनको बिल्कुल ठीक कहता हूँ, वो अल्लाह के नेक लोग होते हैं और वो नेक अमल कर रहे होते हैं। जो भी इस मामले में पैसे किसी भी मद में कहे तो वो बिजनेस कर रहा है। तो कारी साहब ने, बच्चों ने देखा और कारी साहब ने जो कुछ किया, मैं उसको सच कहूँगा इसलिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो पैसे के लिए नहीं करते थे। तो मैं भी इसलिए लोगों को कहता हूँ कि यकीन कामिल बनाएं और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप भी करें, तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम, जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये थी जावेद सुफियान की कहानी जो मुझे उन्होंने इंडिया से भेजी। शहर उन्होंने अपना नहीं लिखा, तो इन्होंने कहा एक और कहानी भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। जी सुफियान, आप जावेद सैफ़ी सुफियान मिक्सअप कर जाता हूँ, इसलिए बहुत सारे काम में जो करने वाले हैं, अभी जाना भी है कहीं एमरजेंसी में, एडवांस में 2 प्रोग्राम ऑफ कैमरा के भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल भी किया, आज भी किया। जावेद सुफियान, आप कह रहे थे एक और कहानी भी है, आप कहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। जी वो भी आप ज़रूर सेंड कर दें, इंशाल्लाह उसको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा ऑफ कैमरा स्टोरी में। और बाकियों की भी अगर आपकी कहानी है, जितने लोग भी मुझे कहानी भेजेंगे सबकी इंशाल्लाह मैं कहानी जी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो क्योंकि मुझे एक मैसेज इस तरह का आया था कि आप हमें तो कहानी सुनानी नहीं आती इस अंदाज़ में जिस अंदाज़ में आप कहानी सुनाते हैं, तो हम अगर आपको डरते हुए कहानी नहीं भेजते, कहीं आप ये ना कह दीजिए ये तो सच ही नहीं है, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई है, तो इसलिए हम आपको नहीं भेज रहे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं जी, अब जितने भी आप भेजेंगे, मुझे आपकी कहानी है, आपने मुझे सेंड की है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको इस तरह सीक्वेंस बनाऊँ कि आपको कहानी सुनने का मज़ा आए और आप कहानी को लाइक करें। तो आप मुझे भेजिए, इंशाल्लाह मैं सबकी कहानी शामिल करूँगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, दिलों में खुदा बसता है, तो माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची, तो आप मुझे भेजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूँगा। सो ये थी आज की कहानी। आप भी कहानी भेजिए, वॉइस मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे या फिर लिख के भेजिए। वॉइस मैसेज करेंगे तो एक ही लंबा मैसेज कीजिए वॉइस मैसेज, और अगर कोई बात भूल गई है तो छोटा सा और मैसेज भी साथ में कर दीजिए। और वॉइस मैसेज हो या लिखा हुआ हो, इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन में, लफ्ज़ नीचे कहानी या स्टोरी आपने लाजमी लिखना है। ये नहीं भूलना आपने, कहानी या स्टोरी एक लिख दें, या नीचे कहानी लिख दें या स्टोरी लिख दें वॉइस मैसेज के नीचे या लिखे हुए के नीचे। और डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। भेजना किस पे है? मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे, पाकिस्तान से जो बाहर हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 313 6655500। रिपीट करता हूँ, +92 313 66555500। और जो पाकिस्तान में डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 66555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।